अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सियासत के भंवर में है। एक तरफ ट्रंप का गज़ा अमन मनसूबा 20 पॉइंट्स पर मबनी ये पैकेज, और दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दो टोक बयान ये कि ये नुकात मनोअन हमारे नहीं हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या पाकिस्तान ट्रंप के गज़ा अमन मनसूबे से दूरी इख्तियार कर रहा है, या हम वो किरदार अदा कर पाएंगे जिससे दुनिया हमसे जो एक्सपेक्ट कर रही है। दूसरी जानिब इसराइली जारहियत की ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला किया गया, इमदादी जहाज़ जब्त किए गए, कारकुनान यरगमाल बनाए गए, और अब मंसूबा प्लान ये है कि इन्हें यूरोप रिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या इंसानियत की खिदमत को जुर्म बना दिया गया है, और क्या आलमी कवानीन महज ताकतवरों के लिए हैं। बात करें अगर हम अपने मुल्की सियासत की, तो पाकिस्तान की सियासत का महाज भी कुछ कम नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं, बयानात की जंग जारी है और चपकलिश में शिद्दत कुछ बढ़ती जा रही है। क्या सिर्फ सियासी स्टंट है ये, या मुस्तकबिल की सबबंदी है? ये वो सवाल है जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। और क्या इस सबसे अवामी मसाइल का हल निकलेगा, या सिर्फ ये कुर्सी की सियासत है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्की सियासत की बात हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर लेते हैं। PTI अपनी ही बोझ तले दबी हुई है, अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, मुकदमात का दबाव और क़यादत पर बहुत से सवालात हैं। यहाँ पे अहम सवाल ये है कि क्या ये जमात अपने वजूद को बरकरार रख पाएगी, और PTI का सियासी मुस्तकबिल आखिर क्या होगा। तमाम सवालात को समझने और जानने की कोशिश करते हैं, और अब जवाब जानेंगे अपने पैनल से। मैं तारुफ करा देती हूँ, सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला अम्मार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, और मसूद रज़ा साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सजाद मीर साहब, सबसे पहले हम ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे की बात करते हैं। वो मंसूबा जिससे पाकिस्तान अब दूरी इख्तियार कर रहा है, इसहाक़ डार साहब ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि ये वो प्लान है ही नहीं, ये वो मंसूबा है ही नहीं जो हम लोगों ने देखा था, यानी मनोअन ये वो मंसूबा नहीं है। अब सवाल यहाँ पे सर ये बन रहा है कि इसराइल एक ऐसी डील में रद्दोबदल करने का मजाज कैसे हो सकता है जिसको पहले मुस्लिम ममालिक ने देखा, उन्होंने अप्रूव किया। आखिर अमरीका ने इसराइल को तब्दीली क्यों करने दी? नहीं, कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। एक तो एक उजलत है हमारे शहबाज शरीफ साहब की तबीयत में, तेजी है, वो फौरन रिएक्ट करते हैं, फौरन कहते हैं वीसा नाम दे दिया जाए। अब फौरन उन्होंने रिएक्ट करने की कोशिश की गई कि इनका मंसूबा बहुत अच्छा है, तारीफ करना चाह रहे हैं, ऐसे उनका एक स्टाइल है, अंदाज है, उजलत में बात कर जाते हैं। लेकिन बात यही है कि जो मसवदा उन्होंने पेश किया था उसमें इन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया था वो ज़ाहिर है उसमें नहीं आया। उन्होंने अपना मंसूबा जो है वो शाया किया है, जहाँ सामने आया है, शाया क्या किया, सामने आया है। इनके मंसूबे के बाद आप कहते हैं दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, दुनिया नहीं, अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है, इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है। दुनिया क्या चाह रही है, उसमें आलम अरब और वो तमाम मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं जो हमारे साथ हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुनारफ नहीं हो रहे। इसहाक़ डार साहब ने, वज़ीर ख़ारजा भी हमारे हैं, उन्होंने एहतियातन बताया है कि इस बात को यूं न समझा जाए, यूं समझा जाए। मैंने इसको वजाहत ये की है कि हमारे शहबाज शरीफ के मजाज साहब में मजाज में एक जरा उजलत है, उजलत में उन्होंने जो तारीफ करती होगी उसको समझ लिया गया है कि वो उस मसवदे की तारीफ करते हैं जो कि ट्रंप ने पेश किया है। तो मेरे ख्याल में ये एक नाजुक मसला है। नाजुक मसला इस लिहाज से है कि हमें अपने अरब ममालिक का, मुसलमान ममालिक का, और 3 ममालिक में शामिल हैं जो अरब नहीं है और इस स्कीम में शामिल हैं, बड़ी अहमियत की बात है। उन ममालिक के साथ मिलकर हमें आगे आगे कदम बढ़ाना है। अच्छा, ठीक है मीर साहब, आप कह रहे हैं कि उजलत में शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। शनीला साहिबा, लेकिन इस उजलत से पहले हमने देखा कि जब ये मंसूबा अनाउंस किया गया तो ट्रंप ने तारीफ की, शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ की, उन्होंने सिपा सालार की भी तारीफ की, तो फिर वो क्या था? बहुत शुक्रिया जवेरिया। जवेरिया, बात यह है कि ट्रम्प ने जो पीस एक दिया था 20 नकात का, तो वजीर आजम साहब ने तो उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि देखें अगर इस वक्त इमीडिएट जरूरत क्या है वहां पे कि वहां पे जंगबंदी होनी चाहिए, वहां पे जो इमदाद है उसकी फरावानी जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब वो जब तक उसकी फराहमी स्टार्ट नहीं होगी, जंगबंदी नहीं होगी, तो उस वक्त तक वहां पे जो इसराइल है वो तो अपने मुजालिम
जो है वो उनके ऊपर ढाता रहेगा और वो जो लोग हैं वो शहीद होते रहेंगे। तो वजीर आजम ने जिस चीज का खैर मकदम किया था वो था कि ये एक मंसूबा आया है। जो ट्रम्प ने शुक्रिया अदा किया था वो ये था कि जाहिर है वजीर आजम साहब और जो फील्ड मार्शल है जब उनसे मिले थे तो उन्होंने उस वक्त भी उनके सामने गजा का मसला रखा होगा और ट्रम्प ने उनके साथ डिस्कस किया होगा। इन्होंने अपने पॉइंट्स दिए होंगे, उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए ट्रंप होंगे। ने कहा था कि तो ट्रम्प ने ये पाकिस्तान इस शुक्रिया मंसूबे अदा में किया होगा। हमारे साथ है, शुरू से हमारे साथ है और वो अग्री कर रहा है। इस देखें जी। देखें मंसूबा बात वही आ रही है जो इसाकदार कह रहे हैं कि मंसूबे में हम उनके साथ हैं क्योंकि पीस चाहते हैं, जंग बंदी चाहते हैं, इमदाद की बहाली चाहते हैं, फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहता है। पाकिस्तान इस मंसूबे में उनके साथ है। तो जब वो चीज वहां पे डिस्कस हुई होगी तो ये तो नहीं पता होगा कि टोटली ऐसे पॉइंट ट्रम्प लेके आएगा जो कि बिल्कुल ही इसराइल को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो हमें भी वेट करना चाहिए। देखिए साकदार साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है और साकदार ने ये बात कही है कि हमने जो वहां पे तरमीम दी थी वो शामिल नहीं की गई है। ये टोटली ट्रम्प साहब का मंसूबा है। अब जो वहां पे मेजर स्टेक होल्डर है वो तो फलस्तीनी अथॉरिटी है, हमास है, फलस्तीन के लोग हैं, मशरक वस्ता के ममालिक हैं। अब हमें उनका भी इंतजार करना चाहिए कि क्या वो इसको मनोअन कबूल करेंगे या वो इसमें अभी अमेंडमेंट करेंगे। अगर वो अमेंडमेंट नहीं करते और उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान की तो उस तरह से पोजीशन नहीं है ना। पाकिस्तान को तो देखें 10 मई के बाद चूंकि पाकिस्तान बड़ा दफाई तौर पे मजबूत है, सऊदी अरब हमारे साथ दफाई माहदे में गया, इसी वजह से पाकिस्तान को इन सब जगहों पे सब मुज़ाकरात में शामिल किया जा रहा है। लेकिन जो मेजर स्टेक होल्डर है, अगर फलस्तीनी अथॉरिटी, हमास, फलस्तीन के अवाम ने इस मंसूबे को कबूल कर लिया तो पाकिस्तानी जितने मर्जी तनकीद करते रहे फिर होगा कुछ भी नहीं। अच्छा मीर साहब, हमास ने कहा कि आज़ाद फलस्तीन रियासत के क़याम तक हम हथियार नहीं डालेंगे। अभी उन्होंने ये मंसूबा कबूल नहीं किया। वो कह रहे हैं कि इसमें तरमीम होनी चाहिए। होंगी इसमें तरमीम? देखिए बात यह है कि जाहिर है कि दो फरीकैन जब बैठे हुए हों, एक का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए तो दूसरा अपना पॉइंट ऑफ बयान तो करता है। हमास कुछ बात कर रहा है, उसका मतलब है कि कोई लेन देन करना चाहता है, कुछ बात तय करना चाहता है। देखिए हमास की पोजीशन बड़ी अजीब हो गई है। उसको तमाम ममालिक जो हैं साथ दे रहे हैं, वो हमास की अब हमायत नहीं कर रहे थे। हत्ता कि ईरान तक का मुल्क जिसने हमास के साथ एक तरह लड़ा भी है, उसने भी आगाज में कह दिया था कि हमास ने ये लड़ाई हमसे पूछे बगैर की है। तो बहुत सारी रिजर्वेशन लोगों की है। आलम अरब कितनी लिमिटेशन है वो भी हमारे सामने है। और हमारा ये है कि हम ये कहते हैं कि एक मंसूबा आया है जिसमें कम से कम वो मरने वालों की जान बचाने के लिए एक फार्मूला पेश किया गया है। हम इसके साथ जो भी नेगोशिएशन हो रही है, जो भी मरहले तय हो रहे हैं, हम उसका साथ देते हैं। और ज़ाहिर है कि हम वो बातें नहीं कही जाएंगी और अरब ममालिक भी वो बात नहीं कहेंगे जो वहां के अवाम को भी बिल्कुल काबिल कबूल ना हो। तो इसलिए हमें इस पे ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक मंसूबा है, एक स्कीम पेश की है जिसमें जंग बंदी का एक फार्मूला पेश किया गया है। अच्छा ठीक है मीर साहब, एक तरफ जंग बंदी का मंसूबा पेश किया गया, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो इमदाद लेके जा रहे हैं गजा के लिए, उस पे हमला किया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर उसमें मौजूद हैं, एक आम पाकिस्तानी शहरी उसमें मौजूद है। इस अमल को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए इसराइल से तो आप किसी नेकी की तवक्को नहीं करें। ऐसे में अगर अमेरिका बीच में इंटरवीन करता है इस हद तक कि अब इतना तो हुआ ना जी कि उन्होंने ऐलान किया कि कतर पे हम पे हमला तस्वर किया जाएगा, जो पहले भी कहीं कर चुके थे लेकिन उस अस्करी माहदे को माना नहीं गया था। फिर ये कि ट्रंप को ये लिखकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना पड़ा कि कतर पे हमला जो है वो अमेरिका पे हमला, वो अमेरिका उसका जवाब देगा। तो ये सारी सूरत-ए-हाल थोड़ी बदली है। इस बदलती हुई सूरत-ए-हाल में ये कहना कि उन्होंने इसराइली हमले की तायीद कर दी या तायीद नहीं की, ये बात को इंटरप्रेट करने की मुतरादिफ है। हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे, हम वही कह रहे हैं इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि वहां जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और एक दो नहीं हजारों की तादाद में मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है, औरतों का खून बहाया जा रहा है और वो बीमारों का खून बहाया जा रहा है। अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, स्कूलों कॉलेजों कोई जगह छोड़ी नहीं जा रही। ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर कोई आगे बढ़ के कोई अपने एक एजेंडा पेश करता है, वो लाजमी नहीं कि आपको बिल्कुल कबूल हो। आप अभी कोई स्ट्रेंथ की पोजीशन में तो है नहीं और इस वक्त तमाम ममालिक मिलकर भी चाहते हैं जो प्रायोरिटी है वो ये नहीं है कि फौरन मान लिया जाए। वो चाहते होंगे इसराइल को मान लिया जाए, हम चाहते होंगे
टू स्टेट को मान लिया जाए, अब हो सकता है टू स्टेट की जाए अच्छा चाहते हो। अच्छा मीर साहब, ये जिस जानिब आपने इशारा किया जो कतर और सऊदीया के दरमियान मुआहदा हुआ है, शनीला साहिबा आपसे मैं इस हवाले से सवाल करना चाहूँगी, लेकिन मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी वेलकम करेंगे। मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ट्रंप का 20 नुकाती मंसूबा जिससे पाकिस्तान अब दूरी इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे रीड करते हैं? देखिए, ट्रम्प साहब ये समझते हैं कि उनके पास ही सारे ट्रम्प कार्ड हैं और उन्होंने ये जो मंसूबा दिया, बात कुछ और की गई और ये जब मंसूबा सामने आया उसी वक्त हमें समझ आ गया था कि नाकाबिले अमल हो सकता है। ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामी दुनिया जो फ्रीडम फाइटर्स जो फलस्तीन के हैं उनकी स्ट्रगल को हम अहमियत देते हैं, उनको सराहते हैं, कैसे मुमकिन है कि आज हम कहें कि वो दहशतगर्द हैं, उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाए और फिर कोई टाइमलाइन मौजूद नहीं है कि कब वहां पर अमन कायम होगा, कब इस्राएली फौजें वहां से बाहर जाएंगी। फिर अगर कोई दो रियासती हल जिसका मुतालबा अब जा रहा है, जो कि किसी जमाने में आपको याद होगा, शायद आपने याद तो क्या हमने पढ़ा है कि फलस्तीन जब उस वक्त कब्जा हुआ था इसराइल का, तो इसराइल का ये मानना था कि दो रियासतें होनी, यहूदी नहीं मानते कि दो रियासतें होनी चाहिए, तो वो दो रियासती हल का ही मौजूद नहीं है। फिर इसराइल का जो तौसी पसंदाना मंसूबा है उसमें तो फिर अगर यहाँ पर इसकी मनमानी होगी तो कल यरूशलेम मस्जिद अक्सा जो है वो भी खतरे में आ जाएगी। अगर आज इस्लामी दुनिया, क्योंकि उनका तो मंसूबा है कि हैकल सुलेमानी उन्होंने तामीर करना है और उसमें यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा उसका हिस्सा होना है, छोड़ दें भी ग्रेटर इसराइल वगैरह को, तो ये मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है। तो इसमें ना तो फ्रीडम फाइटर्स और दहशतगर्दों की कोई तमीज है, यानी आप जो है एक उनका अच्छा मसूद, ये पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि ये वो मंसूबा नहीं है जिसको डिस्कस किया गया था मुस्लिम ममालिक के साथ, यानी इसमें तरमीम की गई। अब इसराइल कैसे मजाज हो गया उस मंसूबे में तरमीम करने के जिसकी डिस्कशन पहले हो चुकी है, जो फाइनलाइज हो गया? अमेरिका ने किस तरह इजाज़त दी उसे? देखिए, उसी तरह से इजाजत दी है जिस तरह से उसकी मनमानियां चल रही हैं। इसराइल जो कुछ करता है वो अमेरिका की पुष्पनाही में करता है। यानी इसराइल ने बदतरीन जुल्म किया, 65,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं, डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा, सहाफियों को नहीं छोड़ा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आखिरी जो थी वो भी पिछले हफ्ते तबाह कर दी, तहस नहस कर दिया पूरे 20 लाख की आबादी के उस इलाके को। लेकिन अमेरिका के सामने जब करारदाद आई अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने वीटो कर दी, 5 मरतबा उसने वीटो कर दी। ऐसे ही फिर मैं स्टडी कर रहा था कि शुरू से लेकर यानी फलस्तीन के इसराइल के क़याम से लेकर और आज तक कुछ ऐसे स्टेट्स मौजूद हैं फलस्तीनियों के अमेरिका के अंदर जो उनकी सियासत को कंट्रोल करते हैं, और ये वजह है कि अमेरिकी पॉलिसीज पर इसराइली जो बिजनेसमैन हैं उनका बड़ा असर रसूख है, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा एक ईमान है, लेकिन हमें जो एक ये ताना मिलता है ना कि हम मजहब के नाम पे कत्ल गारत गरी करते हैं, हम नहीं करते, हम तो मजलूम हैं। हमारे अंदर ऐसे फैक्शंस बनाए गए और वो अमेरिका नहीं बनाए जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया। लेकिन अच्छा मसूद, आप अमेरिका की बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वीटो किया उसने, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जब इजलास से खिताब किया तो कहा कि इस इदारे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अपनी तारीफें की ये तो मैं हूँ जिसने जंगें रुकवाई, तो हम अनप्रेडिक्टेबल। मसूद इस पर हम बात करेंगे, हम शनीला साहिबा को भी शामिल करते हैं। जी प्लीज प्लीज। हाँ, कि जिसकी वो मजम्मत कर रहे हैं उसी इदारे को क़याम अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ भेज भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये ड्यूअल पॉलिसी। जब ग्राउंड फोर्सेस को जाना है तो अक़वाम मुत्तहिदा जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शनीला साहब, आपसे मैं बात चाहूँगी, जो कतर और अमेरिका के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है, सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई जब मुआहदा हुआ था तो उसके बाद र्यूमर्स ऐसी थी कि इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है और दीगर इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको लगता है कि ये मुआहदा उस खतरे के पेश नज़र भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, कतर का शुरू से ही अमेरिका के साथ जो था वो मुआहदा था। अगर ईरान ने जब बदला लेना था इसराइल से तो उसने भी उस वक्त कतर के अंदर जो था वो अटैक किया था अमेरिकी अड्डों के ऊपर, और अभी भी जो था इसराइल ने भी वहीं पे जाके किया है कतर के अंदर, तो पहले से उनका मुआहदा उनके साथ था। इसी वजह से उस वक्त भी कंडेम किया गया था अमेरिका की तरफ से, और अब तो अमेरिका ने खुलेआम कह दिया कि कतर के ऊपर जब भी हमला होगा वो हम पे हमला तस्वुर किया जाएगा। ये जो जितने मशरिक
में ममालिक हैं, अगर आप सऊदी अरब को देखें और दूसरे ममालिक को देखें, इनका शुरू से अमेरिका के साथ ऐसे मुआहदे चल रहे हैं और अमेरिका ही इनकी सिक्योरिटी कर रहा था और अमेरिका ही इनकी सिक्योरिटी का जामिन था। लेकिन जो अब सूरत हाल बनी थी ईरान और इसराइल की जंग के बाद, और अब जो इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, उसके बाद जो थोड़ी जो मुस्लिम ममालिक है उनकी सोच बदली है। और 10 मई के बाद जो पाकिस्तान ने जिस तरह एक दफाई तौर पे जो एक मुल्क कह रहा था कि मैं दुनिया की चौथी बड़ी दफाई कुव्वत बनने जा रहा हूं, उसको जो शिकस्त दी है, उसके बाद से पाकिस्तान का स्ट्रेचर बहुत बढ़ गया है। तो अब सऊदी अरब ने उधर अमेरिका की तरफ देखने की बजाय जो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया है, उसके बाद दूसरे ममालिक में, और अभी कतर का तो हम नहीं कह सकते, देखे यूएई ने भी तो देखे। अच्छा, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि बहुत से दीगर ममालिक ऐसे हैं जो ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। इवन ईरान ने भी किया, ईरान ने किया और कुछ भी ममालिक भी कर रहे हैं। आप ये देखें, जी बिल्कुल, आप ये देखें कि यूएई जो है, जिस वक्त नेतन्याहू स्पीच कर रहे थे, हमारे वजीर आज़म ने उसका बाइकआउट किया, लेकिन यूएई ने वहां पे बैठ के उनकी अटेंड की है स्पीच। तो अभी जो मुस्लिम ममालिक है उनके अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है। अगर ये मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहाद कर ले तो नेटो जैसा इत्तेहाद बन सकता है, लेकिन वो इत्तेहाद खतरा किसके लिए होगा? इसराइल के लिए होगा। और इसराइल किसका बच्चा है? वो अमेरिका का बच्चा है। अमेरिका ने उसको वहां पे रखा ही इसलिए है ताकि मशरिक वस्ता के जो ममालिक है और उसकी जो सियासत है उसको कंट्रोल किया जाए। और अमेरिका के अंदर ये है कि जितने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, उन सब के हेड वहां पे यहूदी हैं, लॉबी हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं अमेरिका की सियासत को। और उसके बाद अमेरिका इनको फंडिंग कर रहा है, इनको असला दे रहा है इसराइल को, जिससे वो मशरिक वस्ता के अंदर उसको अपना वॉच डॉग बना के बैठा हुआ है। तो अब जो अमेरिका की तरफ से ये जो 20 निकाती मंसूबा आया है, अगर देखा जाए तो फुल सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक थे उनकी देखे, उनकी भी सोच को और नीयत को देखना चाहिए कि उनकी सोच और नीयत ये थी कि फौरी तौर पे जंगबंदी वहां पे हो जाए, वहां पे इमदाद की बहाली हो जाए, जिसकी वजह से इस मुआहदे का खैर मकदम किया गया। लेकिन जैसे जैसे उसके निकात सामने आए उसके ऊपर रिजर्वेशन है। लेकिन जब लोग बैठते हैं किसी भी मुआहदे को डिस्कस करने के लिए, जब आगे जाके बैठा जाएगा तो हो सकता है कि कुछ गिव एंड टेक के ऊपर कुछ चीजें बेहतर सामने आ जाए, जो कि फलस्तीनी अवाम के लिए आपका पॉइंट आ गया शनीला साहब। मीर साहब, इस्लामिक नेटो बनना कितना जरूरी है? अगर हम ओवरऑल बात करें तो डिफरेंट ब्लॉक्स की बात हो रही है, एक तरफ चाइना रशिया भी है, दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका भी है, फिर इस्लामिक नेटो की भी बात हो रही है। आपको लगता है कि ये नक्शा कुछ बदलने वाला है, ताकत का तवाजुन तब्दील होने वाला है? आवाज बोलोगे? देखिए, बात सुनो, ये है कि जब वो ये बनी थी, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस बनी थी, उस वक्त सूरत ये पैदा हुई थी कि अफगानिस्तान में नेटो की अफवाज आ गई थी। और जरा तसव्वुर कीजिए, नेटो रूस के खिलाफ बना है, यूरोप की एक तंजीम थी, उसको आप जहां ले आए, 43 मुल्क यहाँ बैठा दिए, और उसके जवाब में 4 मुल्क इकट्ठे हुए, रूस, चीन समेत 2 वहां के मुल्क जो है हमारे सेंट्रल एशिया के, और इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया और वजाहत की कि हमारा कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है। हम खुदे की सूरत हाल के मुताबिक अपने मामलात को, अपने तशद्दुद के मामलात को, दहशतगर्दी के वाक़यात को जहाँ कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, कहा तो ये जाता है, अब हम भी यही कहेंगे कि हमारा किसी के खिलाफ कोई मायदा नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा ये नजर आना शुरू हो गया है कि अगर मुसलमान ममालिक कहीं इकट्ठे हो जाएं, कुछ तो ताकत बन सकती है। अब नजर आ गया ना जी कि वो लगा हुआ है इसराइल पुष्टपनाही के साथ, लेकिन अगर उनको जरा भी ख्याल होता कि इसराइल को जवाब दिया जाएगा तो शायद अमेरिका भी इतनी खुलकर उनकी हमायत न करता, या खुलकर हमायत करता तो इतना बेबाक होकर गुफ्तगू न करता जिस तरह आप कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस बात को इस तरह देखना चाहिए कि एक अवेयरनेस पैदा हुई है मुस्लिम ममालिक में भी, वरना ताल्लुकात तो जैसे साहब डार साहब ने कहा है, हमारे आज के नहीं है, हमारी अफवाज तो कब की वहां मौजूद है। और इराक के मामले पे जब जंग हुई थी सऊदी अरब की इराक की, तो हमने जरा मीर साहब, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान समेत जो अरब ममालिक है उनका स्टेटस है वो नहीं रहा जो अब से कोई 5-10 साल पहले था। मसूद, अगर ऐसा ही है तो फिर स्मूथ फ्लोटिला जिस पर हमला किया गया है, मुस्लिम ममालिक को इस वक्त सिर्फ कंडेम करना काफ़ी होगा कि ये कंडेम कर रहे हैं, ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या अमली इक़दाम भी हमें नजर आने चाहिए इस सिलसिले में? देखिए, मुसलमान ममालिक ने बहुत देर की इस इत्तेहाद के मामले पर, जो अब हमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नजर आ रहा है। अब ये जब इत्तेहाद बनते हैं तो फिर इसके बाद एक इकोसिस्टम बनता है जिसके अंदर आप कि कोई अपनी पार जो है उसे जमा करते हैं और फिर किसी काइनेटिक एक्शन के आप काबिल होते हैं। तो इसमें बड़ा वक्त लगेगा। अभी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करेगा, हम कुछ टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, हम हैं अभी अपना दिफा तो जरूर कर सकते हैं, हम एक एक्टिव हुआ जरूर है, लेकिन हम ऑफेंस कर सकते हैं
और अमेरिका की पुष्पनाही जब इसराइल को हासिल हो तो ये फिलहाल बड़ा मुश्किल है। ऐसी सूरत मसूद, में शॉर्ट आंसर अगर दीजिएगा, चीन ग्लोबल सामने खड़ा स्मूथ हुआ, फ्लोटेला के मामले पे हमें क्या करने की जरूरत है? हम कुछ कर नहीं सकते माजरत के साथ। हम कुछ नहीं कर सकते जब हम इस फलस्तीन में कुछ नहीं कर सके, उनकी जंगबंदी नहीं करवा सके। हम वही कर सकते हैं जो अभी तक करते चले आ रही हैं, सिर्फ हम बयानात देंगे। वो हमने भरपूर तरीके से दे दिए, हम वज़ारत खारजा बयानात ने भी दे देंगे, दिए, हम वज़ीर मजम्मत आज़म ने भी दे करेंगे, दिए। हम कंडेम करेंगे, लेकिन हम और कुछ कर नहीं अनफॉर्चुनेटली सकते। ये काफ़ी नहीं है। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में कुछ दस्तों गिरेबां नजर आ रहे हैं, क्या मामला है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को क्या तकलीफ, पंजाब को मशवरा देने वाले मशवरा अपने पास रखें। मरियम नवाज की जानिब से जब ये कहा गया तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का जो लहजा था वो दुरुस्त नहीं था, जो ज़बान का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो भी दुरुस्त नहीं है। मरियम नवाज को माफ़ी मांगनी चाहिए और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगी हम कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी ने इसीलिए ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि मैं माफ़ी किसी सूरत नहीं मानूंगी। मीर साहब, ये क्या चल रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? ये दूरियां, ये चपकलिश किस चीज़ का इशारा कर रही हैं? नहीं, कोई इशारा नहीं है, दोनों ठीक हो जाएंगे। अच्छा, दोनों एक ही खूंटे से बंधे हुए हैं, दोनों के रिस्क एक दूसरे हैं, मुतल्लक हैं, इसकी घबराने की बात तो नहीं है। लेकिन मसला क्या है, किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि जो खास तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उनमें बड़ी क़यादत थी, नामवर क़यादत थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी उस पर तकलीफ आ सकती है। वो एक किस्म का सिंध कार्ड खेलने को तरजीह देती है। हालांकि बिलावल से खास तौर पर उम्मीद थी कि वो सिंध कार्ड की बजाय एक कौमी लीडर बनेंगे, और पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत ये चाहती थी कि वो आए तो हम उस पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी एक तरह से पांव जमाने का मौका देंगे। लेकिन वो कभी खास तौर पर उनका एक सीनियर वजीर, दो चार और आदमी उनका, वो ऐसे बयान देते रहते हैं जो छेड़ने के मुतरादिफ होता है। अच्छा, पंजाब के खिलाफ छेड़छाड़ तो गोया फैशन बन गई है पाकिस्तान में। आप कुछ भी करें, कर लेते हैं। मशरिकी पाकिस्तान में हमने ये सहा, वहाँ बलूचिस्तान में सह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान मदद, पंजाब मदद भी करता है, कुछ करता है, लेकिन ऐसी बातें सुनते हैं। अब ये मरियम से बर्दाश्त नहीं हो सकता। बिल्कुल वही, मैं तो नहीं कहता कि लड़ाका काम दिखाया उसने, लेकिन उसको गुस्सा आया कि पंजाब के हम क़यादत हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, तो ये कहने की जरूरत क्या थी? अगर से ये कहा जा सकता है कि आखिर इतनी हद तक जाने की जरूरत नहीं थी। किसी दो नंबर की अपनी क़यादत पे किसी को कह देती, वो जवाब दे देती। लेकिन मरियम ने समझा कि पंजाब पर बहुत से इतराजात हो चुके हैं, तो मुझे भी सामने आना चाहिए, जैसे कि वो कह रही है। अब ये इसमें आपस में लड़ाई तो है, लेकिन ये लड़ाई मैंने आपको पहले बताया, अर्ज किया, खुलकर बताया कि ये संभल जाएगी, सुधर जाएगी। दोनों जो हैं उनके इंटरेस्ट मुश्तरक हैं, और वो जानते हैं कि जब तक इकट्ठे रहेंगे तब तक मामला चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी लाभ के इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन इक़्तिदार के मजे ले रही है। ठीक है। शनीला साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। शनीला साहब, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से नहीं बल्कि मरियम नवाज से नाराज हैं। वो कह रहे हैं अगर बात करेंगे तो हम शहबाज शरीफ से करेंगे। ये क्या मामला है? बात ये है कि मरियम नवाज से इसलिए नाराज है कि मरियम नवाज उनको जवाब दे रही है, और वजीर आजम साहब जो हैं वो जाहिर है वो कोई मसाहलत के साथ चलते हैं, और वो उस तरह से अग्रेसिव टोन में नहीं है जिस तरह के मरियम नवाज है। बात ये जवेरिया कि जहाँ पे आपका वोट बैंक होता है ना, आपने फिर उस वोट बैंक की हिफाजत करनी होती है। जब ताबड़तोड़ हमले होंगे पंजाब के ऊपर, तो फिर पंजाब की सीएम के तौर पर उनको जवाब तो देना पड़ेगा, और वो जवाब दे रही हैं। बात ये हुई है कि पीपल्स पार्टी की मुझे तो ये तुक भी समझ नहीं आई कि आप बिला वजह क्यों उसको पे फोर्स कर रहे हैं कि तुम बैरूनी इमदाद मांगो सैलाब के लिए। भाई उसकी मर्जी, एनएफसी के तहत उसको जब पैसे मिले हैं और वो पैसे अवाम के ऊपर लगा रही है, तो वो बैरूनी इमदाद के लिए क्यों हाथ फैलाए? वो नहीं फैलाना चाह रही, वो कह रही मेरे पास है वसाइल है, मैं उसके जरिए चलूंगी। फिर बार बार उनको कहा जाता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इस प्रोग्राम को चलाएं। वो अपना सर्वे करवा के खुद पैसे देना चाह रही है, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नहीं जाना चाह रही, क्योंकि बात उनकी भी ठीक है कि 3 महीने के बाद आप लोगों को 9,000 रुपए देते हैं। यहाँ पे लोगों के घर पूरे डैमेज हुए, मैंने किसी को 5 लाख देना है, किसी को 10 लाख देना है,
किसी के मवेशी को वो देना है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अपना वोट बैंक मजबूत करने का जरिया बनाया हुआ है, और इसी वजह से वो उसी के तहत पंजाब में भी अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे थे। मरियम नवाज उसके जरिए अपना वोट बैंक नहीं गंवाना चाहती हैं, तो इस वजह से ये गोलाबारी जो है वो जारी रहेगी और ये चलेगी भी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने अब पंजाब में कदम जमाने हैं, पंजाब के जाके लोगों को, वोटर को अट्रैक्ट करना है, जिस तरह वो सैलाब में पंजाब के अंदर भी गए हैं। इसी तरह से वो अब ये गोलाबारी जो शुरू कर दी गई कि मरियम नवाज काम नहीं करी, मरियम नवाज ने इमदाद नहीं ली, मरियम नवाज जो अपने वोट बैंक का तहफुज करिए, पंजाबी होने का जो है वो तहफुज का, हुकूक का की बात करिए, क्योंकि जाहिर है वो पंजाब की वजीर आला है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बजाय इसके कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, बैरूनी इमदाद पे, मरियम नवाज पे तनकीद करने पे सिंध को देख लेती है। सिंध के अंदर बड़े मसाइल है, कराची को आप देख लें, जैसे बारिश होती है पूरा कराची आपका डूबा हुआ होता है। कराची और सिंध की बात करें तो मसूद साहब से हम राय लेना नहीं भूलेंगे। मसूद साहब, सिंध में बड़ा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है कि सिंध वाले हमेशा पंजाब टारगेट करते हैं, और मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमेशा तमाम सूबे मिलके पंजाब को ही आखिर टारगेट क्यों करते हैं। और मरियम नवाज ने गुस्से में जो बात कही जिसका बुरा पीपल्स पार्टी ने मान लिया, आप किस तरह से इसको देखते हैं? पॉलिटिकल स्टंट है ये? सज्जाद मीर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सर आंखों पर उस्ताद हैं हमारे, और हम तो बड़ा एहतराम करते हैं उनकी तमाम गुफ्तगू का। और शरीला ने जो गुफ्तगू की, दोनों की गुफ्तगू से मैं इत्तेफाक करूंगा। मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये इत्तेहाद, क्योंकि ये खुटे से बंधे हुए लेकिन एक फिक्री इत्तेहाद नहीं है, इन दोनों की नजर अगले इंतखाबात पर है, और ये अगले इंतखाबात से पहले हर सूरत में अलहदा होंगे। इंतखाबात से कुछ पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले इनको अलहदा होना है। और अब नून लीग के पास सिर्फ 8 सीट्स का फर्क है। वो 8 सीट्स जोड़ तोड़ के अगर जमा कर लेती है तो उसे पीपल्स पार्टी की पार्लियामान में जरूरत नहीं है। जहां तक पंजाब कार्ड या सिंध कार्ड का मामला है, देखिए परफॉर्मेंस तो ना यहाँ पे बहुत अच्छी है ना वहां पे बहुत अच्छी है। ठीक है, वो वहां पर पैसा ज्यादा है पंजाब में, वहां पर हमेशा वफाक जो है वो मदद करता है, वहां पर अच्छी गवर्नेंस, अच्छे हालात हमें नजर आते हैं। सिंध के मुकाबले में सिंध में करप्शन बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कार्ड खेलने वाली जो बात है ना, जब आप कहते हैं कि कोई सिंध कार्ड ना खेले तो आपको फिर पंजाब कार्ड भी नहीं खेलना चाहिए। जब पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम मरकज से बात करें, फिर इत्तेहादी है ना। देखिए, मुझे जो सबसे ज्यादा हैरत हुई वो हुई जब शर्जील इनाम मेमन खड़े होकर कहते हैं कि पंजाब में जब सैलाब आया तो इसकी डैमेज को कम किया जा सकता था, वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। यार आप इत्तेहादी हैं, आप एक दूसरे के साथ जब इस तरह की बात करेंगे, शर्जील इनाम मेमन का एक स्टेशन है अपनी हुकूमत के अंदर, और फिर मरियम जब उसका जवाब देंगी, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये सिर्फ एक लफ्जी गोलाबारी है। मेरे ख्याल में ये आगे चलेगा मामला, इन दोनों पार्टीज को अलग होना है और अगले इलेक्शन में जाना है और उसके लिए माहौल बनाना है और अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। मरियम भी इस वक्त अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है, उनके लिए दोहरा चैलेंज है। वो जाहिर सी बात है खानदानी लेगेसी वाला मामला भी है, तो हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज्यादा पंजाब के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, वहां पर ऑल इन ऑल मरियम देखती हैं और वो अपने वालिद का जिक्र करती हैं, हर जगह पर अपना जिक्र करती हैं, अपनी तस्वीर लगाती हैं, अपने वालिद की तस्वीर लगाती हैं। तो वो अपनी पार्टी को, अपने वोटर को बता रही हैं कि पार्टी हमारी ही है और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब ये पीपल्स पार्टी कहती है कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद तकसीम करें, तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए लोगों में पहुंचे कि जो आपको इमदाद मिल रही है ये तो बेनजीर के नाम से मिल रही है। तो दोनों की लड़ाई वोट बैंक की लड़ाई है, और मुझे ये लगता है यानी ये जो दिखावा हो रहा है अवामी मसाइल के हल का, ये सिर्फ कुर्सी की एक जंग है और मुस्तकबिल के लिए सब बंदी हो रही है, ये प्लानिंग हो रही है। जी, अगले इलेक्शन की तैयारी है, मुझे तो ऐसा लगता है ये। ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बयानात की जंग जारी है, अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब से पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम उनसे बात करेंगे, वो पैचअप कराते हैं या नहीं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नजर आ रही है, मुस्तकबिल क्या नजर आता है हमारे पैनल को, उनका जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जो अपने ही बोझ का शिकार नज़र आ रही है। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, एक धड़ा सियासी मुज़ाकरात का हामी नज़र आता है तो दूसरा धड़ा इससे इनकारी नज़र आता है। और वो जो दूसरा धड़ा जो इनकारी नज़र आता है उसको यकीनन लीड कर रहे हैं इमरान खान, जो सियासी मुज़ाकरात फ़िलहाल नहीं चाहते। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये पार्टी अपने वजूद को बरकरार रख पाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिर सियासी मुस्तकबिल है क्या? मीर साहब। अपने वजूद का तो मुझे पता नहीं है, इमरान खान के वजूद को बर्दाश्त करना इस पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा। ये पार्टी है ही नहीं, ये इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान है। जो वो कहेगा वो पार्टी है, जो वो इनकार करेगा वो पार्टी नहीं होगी।
और इमरान के मजाज में शायद ये है कि वो आपस में एक तरह की कंफ्यूजन भी रखता है, मुख्तलिफ दलों को आपस में लड़ाता भी रहता है, उलझाता भी रहता है, या उसकी मजाज में, तबीयत में, साइकी में कुछ ऐसा मसला है कि मुख्तलिफ लोग उलझते रहते हैं। अब देखिए, अलीमा खान पर इल्जाम लग दिया पार्टी के लोगों ने, यानी कि सगी बहन पर इल्जाम लग गया कि ये एजेंसियों के लिए काम कर रही है। यही इल्जाम उनकी बीवी पर लगा, और वो तो खैर उस वक्त पे लगा जब वो इक़्तिदार में थे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि पार्टी के अंदर हर आदमी अपनी डफली अलग बजा रहा है। वो चाहता ये है, मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं इमरान बाहर आता है कि नहीं आता। इनकी दुकानें तब तक की जमी हुई हैं जब इमरान अंदर है, और इमरान के को रहा करने के बहाने से सारा कुछ कर रहे हैं। कोई इनका विजन, कोई इनका नुक्ता नजर कुछ नहीं है। यही है कि वो सुर्ख रहे हैं इमरान के सामने, इमरान की नजर में, एंड दैट्स ऑल। इस तरह पार्टियां चलती नहीं है। पार्टियों का लीडर होता है, उसको मशवरा भी दिया जाता है, उसे इख्तिलाफ भी किया जाता है, उसे इनहराफ भी किया जाता है। वैसे आरिफ अलवी बहुत करीब थे इसके इमरान के, और इतने करीब थे कि उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाना पसंद किया और बहुत मशवरा करते थे, लेकिन वो आप नहीं, क्योंकि वो काम नहीं शायद कर सकते जो कराना चाहते हैं। कहाँ अमीन गंडापुर ये काम करेगा, कहाँ ये स्वाति जो है उसके बस का काम है। ये इन लोगों के जरिए से वो क्या हासिल करना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मसूद साहब, यही सवाल आपका, बानी किसको अपना सगा समझते हैं, कौन करीब है बानी के, किसकी वो सुनते हैं? जी देखिए, इसको न्यूट्रल अंदाज से समझने की जरूरत है। इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाते हैं नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, तो उनका वोट बैंक मुतासिर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अलीमा खान और गंडापुर, ये अब दो बड़े ग्रुप हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, और इनमें इख्तिलाफ है। जो केपी की हुकूमत है वो कॉम्प्रोमाइज हुकूमत है, वो हो ही नहीं सकती बगैर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ। और ये इमरान खान को पता है कि वो हुकूमत उसी वक्त रखे जब तक अली अमीन गंडापुर, तो अली अमीन गंडापुर का अपना ये बैठीज है। अलीमा खान वो हैं जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक हर मौके पर वो सामने खड़ी नजर आती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से अब तक अली अमीन गंडापुर ने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज किया है और अलीमा खान ने अपनी क्रेडिबिलिटी को जरा बढ़ाया है, तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान जिस दिन कहें मुज़ाकरात के लिए, उस दिन मुज़ाकरात हो जाएंगे। और क्या जरूरत है अली अमीन गंडापुर की, अलीमा खान की? अगर उनसे किसी ने मुज़ाकरात करने तो जेल में जाके उनसे बात कर ले, जो मसाइल एक्चुअली उनसे कोई बात करने के मूड में नहीं है, और वो भी किसी से बात करने के मूड में नहीं है। अगर है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तो जितने केसेस हो चुके हैं, जिस तरह का इलेक्शन हो चुका है, जो सब कुछ हुआ है, एक तरह का ब्लैकआउट है। आज तक इमरान खान की किसी ने शक्ल नहीं देखी, आवाज नहीं सुनी गिरफ्तारी के बाद। उसके बावजूद भी अगर रोजाना इमरान खान डिस्कस हो रहा है और रोजाना एक प्रॉब्लम बना हुआ है, बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, तो इमरान सिर्फ यही है कि वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिनको चोर डाकू लुटेरा वो कहते रहे, सही कहते हैं गलत कहते हैं, इससे हटकर मैं बिल्कुल पॉलिटिकल उनकी जो मजबूरी है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो इनके साथ नहीं बैठ सकते, तो मुज़ाकरात कर ले। और फिर इनके पल्ले है भी कुछ नहीं। ये भी आप देख लें कि जब जिस तरह के मामलात अभी चल रहे हैं, ये इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है ना कि वजीर आजम पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात और उनकी काबीना जो है उसमें एक शेयरिंग का फॉर्मूला तो है जो चल रहा है। तो इनके पल्ले भी कुछ नहीं है, तो जिनसे मुज़ाकरात कर ले वो कहते हैं हम उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। तो इमरान खान ही पार्टी है, किसी जमाने में नवाज शरीफ ही पार्टी हुआ करते थे, लेकिन उनकी औलादें हैं तो वो एक लेगेसी उनकी मौजूद है। इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर हुआ करते थे, उनकी औलादें हैं तो वो है। तो यहाँ पर भी यही है कि अलीमा खान ने हर दिन, हर पेशी पर, हर मुलाकात पर पहुंच के सामने खड़े होकर ये बताया कि मैं इमरान खान के साथ हूं, और अली अमीन गंडापुर ने हर जलसे में, हर मौके पर इधर दाएं बाएं होकर ये बताया कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, तो शरीरा साहब, ये दो लोग, ये दो शख्स जिनकी बात मसूद कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान साहिबा। अली अमीन गंडापुर साहब जो मुज़ाकरात के हामी हैं, जबकि अलीमा खान हम देख रहे हैं कि अग्रेसिव अप्रोच रखती हैं। इन दोनों में अब बानी के करीब कौन है? क्योंकि दोनों के साथ कभी हम देखते हैं कि दूरियां हो जाती हैं उनकी, कभी कुर्बतें हो जाती हैं। देखिए, ये दोनों ही बानी के करीब है, और जो कुछ भी हो रहा है बानी पीटीआई की मर्जी के साथ ही हो रहा है। अगर अली अमीन गंडापुर जो है के मुज़ाकरात की बार बार बात करते हैं, उनको क्यों सपोर्ट करें? अगर वो इमरान खान से मिलते हैं, बाहर निकल के जाके अलीमा खान के खिलाफ चार्जशीट लगा देते, तो इमरान खान उनको रोकते क्यों नहीं है? मिसाल यूसुफजई जो अलीमा खान के खिलाफ बोलते हैं, उसको सेनेटर की टिकट कौन अप्रूव करता है? भाई इमरान खान करते हैं। बुशा बीबी की बहन जो है वो अलीमा खान के खिलाफ जब ट्वीट कर रही होती है
तो इमरान खान क्यों नहीं बुशरा बीबी के जरिए उसको रुकवा पाते, क्योंकि इमरान खान अपने से बड़ा कोई लीडर चाहते भी नहीं है। अभी हलीमा खान को जैसे कि अवाम में पॉपुलैरिटी हो रही थी, इमरान खान के बाद उसको पार्टी का समझा जा रहा था कि शायद वो सिंसियर है इमरान खान के साथ, तो इमरान खान साहब ने उनकी पॉपुलैरिटी को खत्म करने के लिए अली अमीन गंडापुर को चार्ज दे दिया कि जाओ जाकर उसकी जितनी किरदारकुशी कर सके करो। मिसाल यूसुफजई को ये टास्क दे दिया, तो ये सब कुछ उनकी मर्जी के साथ होता है। वो एक तरफ अली अमीन गंडापुर के जरिए रखते हैं मुसालित के जी हम मुज़ाकरात करेंगे, बैरिस्टर गौहर जैसे लोगों को लेते हैं, दूसरी तरफ हलीमा खान है जो उनसे मिलके आती है, आके एक सख्त किस्म का बयान दे देती है, एक सख्त किस्म का ट्विटर के ऊपर ट्वीट आ जाती है इमरान खान की। तो ये सारा मामला जो है उनकी मर्जी से चल रहा है। दूसरी बात देखें कि यहाँ पे मसूद साहब ने ये बात की कि अगर वो इन चोर डाकुओं के साथ जो उनका बयानिया है वो बैठ जाए, उनका वोट बैंक कम होगा। देखिए पीपल्स पार्टी और नवाज लीग भी एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठे थे, वोट बैंक कम नहीं हुआ था। सियासी जमातों के साथ बैठने से हल निकलते हैं। वोट बैंक अगर कम होना है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से होना चाहिए कि जिसके खिलाफ आप इतना बयानिया बना के बैठे हुए हैं, जिनको आप आसिम मुनीर के खिलाफ इतनी ठीक है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कुछ हो रहा है वो इस कदर कंफ्यूजन का शिकार है कि सिर्फ हम नहीं, पार्टी के अंदर भी ये कंफ्यूजन बरकरार है। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।